हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस इस पेपर के सोशल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जुलाई 2023 में इसके फॉर्म निकले थे और ये एग्ज़ाम हुआ था 20/8/2023 को। तो इसके हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 से सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न दिया गया है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। पहला है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। सेकंड है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। और सी है, चुनाव में मतदान करना। डी है, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। लोकतंत्र में लोग मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन के द्वारा भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिया गया यह उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या था हमारा कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। तो कैसे कैसे भागीदारी कर सकते हैं? मतदान करके, धरना दे के, रैली के द्वारा और सामाजिक आंदोलन, इन सब के द्वारा जो है भागीदारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन है ये, इसका देखते हैं। यहाँ पर देखिए, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। हमने बच्चों से पूछा साप्ताहिक बाजार और मॉल में क्या अंतर है, तो बच्चों ने हमें ये आंसर दिए हैं। तो हमें ये बताना कि कौन सा जो है इनमें सफल नहीं है। पहला है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। दूसरा है, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में स्थायी दुकानें लंबे समय तक होती हैं। अगला है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। इसके बाद देखिए, डी है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर डी रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी।
साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर पूछने पर एक छात्र द्वारा यह उत्तर दिया गया कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। इस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, क्योंकि साप्ताहिक बाजार से तुलना करते समय उन्हें शॉपिंग मॉल के बारे में यह उत्तर देना था कि ये सप्ताह के सभी दिन लगे रहते हैं तथा इनका कोई एक निश्चित दिन नहीं होता। देखिए, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि किस दिन लगता है और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं मंजिलों की, तो वहाँ पर तुलना कैसे होगी? तुलना जब हम डिफरेंस करते हैं तो ये बताते हैं भाई इसमें ये चीज़ होती है, इसमें नहीं होती, इसमें ये नहीं होता, इसमें ये होता है, तो इसका डी रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं होती तो मानचित्र कैसे कुछ सपाट दिखते हैं या दिखाते हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि पृथ्वी तो सपाट नहीं होती, पर मानचित्र हम कैसे सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? पहला है सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। सेकंड है विद्यार्थियों को दिखाना, मतलब विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। इसमें थर्ड है उन्हें स्वयं ही कारण पता लगाने के लिए कहना, और डी है विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा कि अध्यापक कुछ उदाहरणों के माध्यम से मूर्त रूप से जीवता के साथ यह दिखाए कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, जिससे कि उनमें मानचित्र और ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी की अवधारणा विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। इसके पीछे तर्क है चित्रकला, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी, मतलब ए और आर दोनों ठीक हैं, ए ठीक है, बी गलत है, या बी ठीक है, ये गलत है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, क्योंकि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्या की ओर ले जाता है। ये इसमें मतलब बी स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर डी रहेगा। बोथ ए और बी ट्रू है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। यह अकादमिक विषयों का एक समूह है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति समाज के भीतर कैसे व्यवहार करते हैं। यह समाज के बदलावों व जड़ता एवं उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अतः ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोजी ने एक महिला का एक नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता मतलब इंजीनियर बोलते हैं इसके रूप में चित्र बनाया है। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया महिलाएं
अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती है। रोजी का जो कथन है वो क्या बताता है? जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, जेंडर वर्गीकरण, जेंडर भेदभाव। तो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। रोजी द्वारा महिला का नर्स व पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाकर जेंडर के आधार पर महिला एवं पुरुष में श्रेष्ठता व कमी बताना जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को परावर्तित करता है। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा का तात्पर्य व्यक्तियों को केवल उनके लिंग के आधार पर विशिष्ट गुणों, विशेषताएं या भूमिकाएं सौंपने की प्रथा से है। यह रूढ़िवादिता समाजों में व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती है कि लोग लिंग के आधार पर एक दूसरे के लिए किस प्रकार की समझ रखते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? हमें बच्चों को इलेक्शन का प्रोसीजर बताना है, तो कौन सा मेथड जो है वो सही रहेगा? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधित सर्वे करने के लिए कहना। अगला है कक्षा में कक्षा गतिविधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। फिर है स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दर्शाना। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करने की शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी, क्योंकि इस विधि में विद्यार्थियों को उन्हीं चरणों से गुजरते हुए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो देश में निर्वाचन के समय होती है। इससे विद्यार्थी भली भांति चुनावी प्रक्रिया से परिचित हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आदिवासियों और चलवासी जो पशु चरवाहे होते हैं उनके जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। पहला है बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। सेकंड है व्याख्यान एवं सेमिनार। तीसरा है आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा। और फोर्थ है पाठ्य पुस्तक पठन। तो देखिए किसी बात को रखने के लिए डॉक्यूमेंट्री या फिल्म का उपयोग करना छात्रों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने में काफ़ी प्रभावी हो सकता है, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से उन्हें पूरे विषय को एक अच्छी तरह से संरचित प्रारूप देता है। उदाहरण के लिए आदिवासियों और जो चरवाहे होते हैं उनके जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को शामपट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? पहला, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। सेकंड है वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। आगे है विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं। चौथा है चर्चा में कही गई बात को अभिलेखित करना। देखिए हर बात को लिखना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विद्यार्थी की बातों को सुनना लेकिन अभिलेख नहीं करना ये भी गलत है। तो इसका फर्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट पर इस्तेमाल संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करते हुए करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जल के प्रति उन अवधारणाओं को भली प्रकार समझ सके जो सामूहिक चर्चा में प्रस्तुत की गई थी।
आगे है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ। खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? मतलब आपराधिक न्याय प्रणाली समझाई टीचर ने, उसके बाद बच्चों को कोर्ट में लेकर गया है, तो क्या उद्देश्य पूरा हुआ इससे? पहला है न्यायालयों के प्रक्रिया का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। दूसरा है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। ये तो नेगेटिव हो जाएगा, भय तो पैदा करना टीचर का उद्देश्य ही नहीं होता। आगे विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, ये भी गलत है, तो इसका फर्स्ट ही रहेगा फिर इस हिसाब से। तो यही है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ। खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन न्यायालय के प्रक्रियाओं का अनुभव करना, वकीलों, न्यायाधीशों, कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना जैसे उद्देश्य पूरा करता है। अतः केवल ए जो है सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं है? मतलब गलत धारणाएं कौन सी है? यह एक गैर उपयोगी विषय है, ये भी बिल्कुल है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये गलत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है? एक मिनट, हाँ वो हमने नेगेटिव ही है क्वेश्चन, तो ये है अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थी, मतलब ये सारी गलत धारणा ही तो है, तो इसका सी हो जाएगा। मतलब सारी नेगेटिव पॉइंट है, ये भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं कि यह एक गैर उपयोगी विषय है, रटना पड़ता है इसमें, और भाई सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प जो केवल अकादमी में ही है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से बढ़िया है। तो मतलब ये सारी चीजें क्या है, नेगेटिव है। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? मतलब हमने उष्ण कटिबंध के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चे को लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब, इंसोलेशन, इसमें से किस किस की जानकारी जो है बच्चे को होनी चाहिए? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बी सी डी। देखिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो आपको पता होगा 0 डिग्री से ऊपर 23.5 और नीचे 23.5, तो इसमें अक्षांश रेखाएं जो हमारी लैटिट्यूड होते हैं इनका यूज होता है, लॉन्गिट्यूड का इसमें यूज नहीं होता है। तो देखिए उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को ग्लोब और इंसोलेशन, जिसको आथपन बोलते हैं, अक्षांश की समझ होनी चाहिए, जिससे कि वह ग्लोब के माध्यम से उष्णकटिबंध के क्षेत्र को चिन्हित कर सके। आथपन के माध्यम से यह समझ सके कि किसी कालावधि में उष्णकटिबंध पर अधिक सूर्यताप क्यों रहता है, तथा अक्षांश की समझ के द्वारा वह यह संकल्पना विकसित कर पाएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर बी, सी और डी रहेगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन। समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। मतलब नागरिक शास्त्र था, उससे राजनीतिक विज्ञान हमने नाम कर दिया है। समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस करने के लिए था। आगे है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो देखिए इसका जो आंसर है वो दोनों इसमें सही है। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, क्योंकि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा
की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। क्या क्या हैं देखिए। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो दोनों यहाँ पर क्या है, सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। विद्यार्थियों को महिलाओं एवं पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो देखिए इसका क्या आंसर है। ऑप्शन है भाई इसमें कौन सा ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी दो सही है। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना ऐसा क्यों है, तथा विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ये सभी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं, जिससे वे महिलाओं के प्रति गूढ़ समझ स्थापित कर पाते हैं तथा उनके प्रति सृजनात्मक सोच को विकसित कर पाते हैं। तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही है। आगे है शासन व्यवस्था के विषय में कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। मतलब बच्चों के अंदर समाज के प्रति जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों हमें डेवलप करने हैं, तो कौन सा प्रश्न जो है बच्चों से पूछा जा सकता है। देखिए पहला है राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं। आगे है हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुओं स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है। अपने उत्तर पर समर्थन कारण सहित कीजिए। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमा हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस तरह की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। तो देखिए इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए यह प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों के विषय रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है। अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। इस प्रश्न द्वारा बच्चों में अपसारी विचार उत्पन्न होने लगते हैं तथा उनमें चिंतन शक्ति जो है सुदृढ़ होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अनुपयोग, समझ, विश्लेषण, ज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। विश्लेषण से आशय है कि किसी जानकारी को घटक भागों में तोड़ना, अर्थात बच्चे दोनों के बीच अंतर व जानकारियों को छोटे छोटे घटकों में बांटकर तुलना करने में सक्षम हो पाएंगे। एनालिसिस होता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बच्चों को भारतीय संघ के बारे में नॉलेज है नहीं है, इसकी जांच करने के लिए कौन सा प्रश्न जो है वो सही होगा। राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या है। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था नहीं होती, सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। आगे है संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए यह प्रश्न सर्वाधिक मूल्यांकन करने वाला होगा कि आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था नहीं होती, सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। आगे हम मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं। देखिए, हमने बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए टीचर ने क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। फिर बच्चों ने जो है अलग अलग उत्तर दिए हैं, तो कौन सा प्रश्न जो है वो सही ये नहीं दिखाता कि वो बच्चे ने क्वेश्चन को समझा नहीं है। विद्यार्थी सी है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। विद्यार्थी बी कहता है, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर देश का शासन किया जाता है। आगे है विद्यार्थी डी है, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित हैं। देखिए, अल्पसंख्यक के बारे में थोड़ी ना, संविधान में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। तो विद्यार्थी ए है, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो राजनीतिक नेताओं, ये खाली राजनीतिक नेताओं के बारे में थोड़ी ना, वो तो पूरा ही सिस्टम है ना, उसके अंदर तो पूरा देश कैसे चलेगा। तो इसका बी हो जाएगा, इसका बी है। और एक्सप्लेनेशन हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। इस प्रश्न का एक विद्यार्थी बी ने उत्तर दिया कि संविधान एक नियमावली है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। यह उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को नहीं समझा, क्योंकि अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर सही हैं जिनमें उन्होंने संविधान की जरूरत के बारे में निम्न बातें बताई हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी रहेगा। क्वेश्चन ये था, संविधान के अंदर खाली नियम ही थोड़े ना, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके अंदर तो हमारी ड्यूटीज हैं, हमारे अधिकार हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो खाली नियम ही नहीं है। तो देखिए, यह उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को नहीं समझा है, क्योंकि अन्य विद्यार्थियों द्वारा बताए गए जो उत्तर हैं सही हैं जिनमें उन्होंने संविधान की जरूरत बताई कि भाई संविधान की इसलिए ज़रूरत है ताकि किसी का शोषण ना हो, कोई गलत चीज़ का प्रयोग ना करे, कोई ना नेता जो है कुछ गलत वो ना करे।
संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करे। बिल्कुल सही बात है। संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो कि यह सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। मतलब ये नहीं है कि बहुसंख्यकों के पास ही सारे रिसोर्सेज हैं, अल्पसंख्यक के पास कुछ भी नहीं है। संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग। बिल्कुल सही बात है। वे नियम है ताकि उन नियमों के कारण जो है जो नेता है वो गलत जो है सत्ता का अपने गलत प्रयोग नहीं कर सकते। आगे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक कथन है, फिर उसके पीछे कारण है। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर, जिसको स्क्रैप बुक बोलते हैं, एक कारगर तरीका है। मतलब हमें बच्चों को अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी वनस्पतियों के बारे में जानकारी देनी है तो हम लोग स्क्रैप बुक का यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये दे रखा है कि जो स्क्रैप बुक है का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी यहाँ पर गलत है। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन जो है एक कारगर तरीका है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्री के मूल्यों के आधार पर ही हो। ये चीज़ गलत है। मान लो हमें उसका ही स्क्रैप बुक का ही इवैल्यूएशन करना है तो उसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या सामग्री जो है उनका क्या मूल्य है, चीज़ों का क्या मूल्य है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करने के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? परिभाषिक शब्दावली बिल्कुल भी नहीं। वर्गीकरण श्रेणियों का ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर हमें असल में फैक्ट देख लेना, हम लोग फैक्चुअल नॉलेज देख रहे हैं, तथ्य का ज्ञान है या नहीं। तो वहाँ पर तो फिर हम लोग वो डेफिनेशन हो गई, ये चीज़ें यूज़ होंगी इसके अंदर। तो फिर भाई जो फैक्ट है तो वे तो रट्टे ही जाएंगे एक तरह से। ये सोच लो आप। एक मिनट जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनसे उनके पारिभाषिक शब्दावली के ज्ञान का पता लग सके। तथ्यात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो विशिष्ट विषयों के लिए मूलभूत होता है। यह आयाम आवश्यक तथ्यों, शब्दावली, विवरण तथ्यों को संदर्भित करता है जिसे छात्रों को किसी प्रशिक्षण को समझने या इसमें किसी समस्या को हल करने के लिए उसे जानना या उससे परिचित होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच मेरिडियन है वहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो हमें बताना है 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बजेंगे। कैसे? 0 देशांतर रेखा से ग्रीनविच से पूर्व की दिशा की समय। देखिए, जब हम लोग पूर्व में चलते हैं ग्रीनविच से तो टाइम बढ़ता है और पीछे घटता है, जबकि देशांतर से पश्चिम की ओर, जबकि 0 डिग्री रेखा के पश्चिम से पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की घूमने के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, पृथ्वी घूमते 360 डिग्री पर कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, इसको 24 से हम भाग करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 1 घंटे में जो है कितने डिग्री घूमती है। और हमें यह भी पता है कि हर एक जो देशांतर होता है उस पर 4 मिनट का डिफरेंस पाया जाता है। तो देखिए, यदि ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो 45 पर कितने होंगे? ग्रीनविच होता है 0 डिग्री, 0 से 45 पे हम लोग गए हैं। ठीक है, तो देखिए देशांतर पर 180 मिनट का अंतर होता है, जबकि 45 पर 3 बजे का होगा।
तो देखिए इस 45 को जब हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, 2 4 चौक 16, 2 18, 180 मिनट हो जाएगा। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, 3 घंटे का फ़र्क पड़ेगा तो 3 बज जाएंगे फिर ये, और 3 PM रहेंगे ये, क्योंकि आगे है ना टाइम। आगे देखिए, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए कारण बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा इरोजन और डिपोजिशन बाय वेव्स, तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, इसका कारण है तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण है। समुद्री आएगा यहाँ पर। समुद्री तरंगे कोमल चट्टानों का अपरदन शीघ्र ही कर देती हैं, जबकि कठोर अवरोधित चट्टानों पर अपरदन क्रियाएं कम होती है। जिन तटों पर चट्टानों में संज्ञा भ्रंश तथा कोमल चट्टानों के संस्तर उपस्थित होते हैं, वहां तरंगों द्वारा विभेदी अपरदन के कारण समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वनस्पति में डिफरेंस मिलता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्तीय प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त का जो है चयन करना है। मध्य तापमान और मध्य वर्षा, भारी वर्षा, उच्च तापमान, निम्न वर्षा, उच्च तापमान, मध्य वर्षा, निम्न तापमान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। विषुवत रेखीय या भूमध्य प्रदेश की जलवायु में साल भर तापमान ऊंचा रहता है और शरद ऋतु नहीं पाई जाती। देखिए जो 0 डिग्री है 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ होता है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। वहाँ पर साल भर सूरज की जो लाइट है, सनलाइट, वो पड़ती रहती है, मतलब सीधा पड़ती है वहाँ पर। पूरे वर्ष जो एक एवरेज टेम्परेचर यदि देखते हैं 27 डिग्री रहता है। भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण। देखिए यहाँ पर इसी कारण जो है जैव संपदा वाले कठोर और डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया का ये लगा लो नीचे का जो साउथ रीजन है वो 23.5 डिग्री की कर्क रेखा जाती है ना इंडिया से। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया यहाँ से, तो इस कारण यहाँ पर भी ये रीजन है। अगला क्वेश्चन है अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर ध्रुवीय विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है, गलत है ये। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये बात ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण ध्रुवीयवर्त, ये भी गलत है। कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध, तो इस देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, मान लो हम एक पूरा ग्लोब लेते हैं, 0 डिग्री उसके सेंटर से जाती है, इक्वेटर बोलते हैं जिसको। उस इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में तो होती है कर्क रेखा, और साउथ में 23.5 डिग्री वो होती है मकर रेखा। तो मकर रेखा ही गुजरती है, इसका भी हो जाएगा। मकर रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक अक्षांश रेखा है। 66.5 डिग्री उत्तरी उपध्रुव वृत्त तथा 66.5 डिग्री साउथ में जो है वो दक्षिण उपध्रुव वृत्त कहलाता है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा काफ़ी ईजी है, इक्वेटर बोलते हैं इसको। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा में अनेक वृत्तों का निर्माण होता है। ये वृत्त अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है।
आगे है निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन करना है। ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, बिल्कुल सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। देखिए यहाँ पर ये ओवल शेप में नहीं होता, ग्लोब तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल होता है। तो ये डी वाला गलत है, बाकी सारे ठीक है, क्योंकि उसका मॉडल ही तो है पृथ्वी का एक, और थोड़ा सा झुका हुआ भी होता है, बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा आप देखेंगे तो जैसे पृथ्वी झुकी हुई है साढ़े उस पे, जैसे मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, उसी तरह से ये भी झुका हुआ है। और अक्षांश देशांतर रेखा दोनों होती है यहाँ पर। तो इसमें तीनों जो है ठीक है, चौथे वाला गलत है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ग्लोब का आकार गोलाकार और ध्रुवों पर चपटा होता है। तो ABC जो है तीनों सही है यहाँ पर। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसके पीछे कारण बताना है। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी परिस्थिति। देखिए यही होता है, इस ऑप्शन नंबर C ही होगा इसका, तो क्योंकि वहाँ पर समताप मतलब तापमान जो समान होता है। और बादल तो नीचे ही होते हैं, जो बादलों से ऊपर ही उड़ते हैं हवाई जहाज। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में इसको जाना जाता है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है। ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। वायुयान चालक इस मंडल में विमान उड़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर दिखता है ना सब कुछ। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करना है, कॉलम A और कॉलम B। ओजोन परत, रेडियो प्रेक्षण, मौसम संबंधी घटनाएं, पतली वायु। ओजोन परत तो पाई जाती है समताप मंडल के अंदर। और जो रेडियो का ट्रांसमिशन होता है ये होता है एग्जोस्फीयर में। और मौसम संबंधी घटनाएं आपको पता होगा, ये नीचे वाली जो लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, इसमें होती है। ठीक है, तो एक बार इनको देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। देखिए ऐसे ही है यहाँ पर। ओजोन परत समताप मंडल रेडियो के लिए बाह्य है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल है। पतली वायु बहिर्मंडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये अब गर्म और ठंडे का फंडा जो है हम बताएंगे आपको। एक बार देखिए, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न, देखिए जो 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ होती है, यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो गर्मी ज़्यादा होती है। यहीं से गर्म धाराएं चलेंगी और वो ऊपर की तरफ पोल की तरफ जाएंगी, और ऊपर पोल से ठंडी चलेंगी और वो नीचे इक्वेटर की तरफ आएंगी। तो देखिए गर्म जल धारा निम्न अक्षांश मतलब 0 से तो चलती है ना इक्वेटर के पास से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः जिन क्षेत्रों की ओर वे चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है तथा उत्तर पूर्व दिशा में यूरोप के तट तक प्रवाहित होती है। इसमें 3 धाराओं फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तर अटलांटिक धाराएं सम्मिलित हैं। आगे है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ कृषि के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र मतलब कौन सी कृषि कहाँ पर की जाती है। देखिए स्थानांतरी कृषि है, वाणिज्य अनाज कृषि है, गहन निर्वाह कृषि है, चलवासी पशुधारण। दूसरी तरफ क्षेत्र है अर्ध शुष्क एवं शुष्क है, सघन जनसंख्या वाले हैं, सघन वन वाले हैं, शीतोष्ण घास के हैं। देखिए स्थानांतरी कृषि होती है सघन वन वाले क्षेत्र में, वाणिज्यिक अनाज की कृषि होती है शीतोष्ण घास के मैदान में, गहन निर्वाह कृषि होती है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में, चलवासी पशुचारण होता है अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण से होती है, मतलब सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है।
असत्य छांटना है। तो देखिए जो टाइडल एनर्जी है वो एग्जॉस्टेबल है, ये चीज गलत है। घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सागरों में जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। प्रत्येक 12 घंटे में एक ज्वार चक्र संपन्न होता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि असमाप्य है। अब जब तक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण रहेगा तब तक ये ज्वार भाटा जो चलता रहेगा। तो ये समाप्य कैसे हो गया ये। आगे है निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। ये काफी इजी है, सभी को पता होगा। जलमार्ग जो है वो सबसे सस्ता होता है। जलमार्ग वायु परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह कम विशिष्ट लागत वाली भारी सामग्री ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह ईंधन कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल है। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो हमें देखिए जो अनवीकरणीय है वे तो खत्म हो जाएंगे, अजैव हैं उनका भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। नवीकरणीय वे होते हैं जो अपने आप रिन्यू होते रहते हैं, इसका नाम ही रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, तो इसका बी रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ऊपर देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें यहाँ पर आएगा सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल आदि सम्मिलित है या शामिल है। यह ऊर्जा भी एक स्वच्छ स्रोत है तथा इसमें न्यूनतम तथा शून्य कार्बन या ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। टीचर ने ये कहा कि भैया ऐसी गुड़िया का चयन करो जो आदिवासियों जैसी है। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार दिखाता है, स्टीरियोटाइप दिखाता है, क्योंकि बच्चों ने कहीं ना कहीं से अपने पूर्वजों से या किसी से सुना होगा कि भाई सिर पर मुकुट होता है, ऐसा होता है, और डांस करती हैं वे इस तरह से। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार रूढ़िवाद दिखाता है। कक्षा संबंधी रूढ़ियाँ अत्यधिक सामान्यीकृत मान्यताएं हैं जो कोई व्यक्ति अक्सर अनजाने में किसी समूह के बारे में रखता है। ये रूढ़ियाँ किसी व्यक्ति की नस्ल, जातीयता, लिंग, आयु, सामाजिक स्थिति या सांस्कृतिक समूह पर आधारित हो सकती हैं। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। देखिए यहाँ पर ACD बी को छोड़कर उत्तम नहीं मानते, हम उनको सुपीरियर नहीं मानते, ACD ठीक रहेगा। देखिए, पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति के बारे में एक धारणा या राय है जो उस व्यक्ति की किसी विशेष समूह की सदस्यता पर आधारित होती है। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का मतलब होता है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभिकथन है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। इसके पीछे तर्क है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहले वाली कथन जो है उसकी सही एक्सप्लेनेशन नीचे है। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, सरकारें एक से अधिक स्तरों पर
वाली होती हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? पहला है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के विरोध की हिंसा। आगे है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाधित करना। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति अनुसूचित जाति। तो देखिए यहाँ पर आंसर तो डी लग रहा है सही, तो क्योंकि इसका रोकथाम की बात कर रही है। तो यहाँ पर जब मैरी होगा, मतलब जब कोई उससे विवाह करेगा अनुसूचित से, तो फिर कहीं ना कहीं उस चीज को थोड़ा सा कम हो गई ना वो चीज। ए बी सी यहाँ पर सही है। देखिए कौन कौन से सही है, ए बी सी, मतलब तीनों ही सही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 89 के उल्लंघन के रूप में, मतलब जहां पर उल्लंघन हुआ है, तो उल्लंघन तो हाँ, मतलब नेगेटिव बताना, हमने यहाँ पर ये पॉजिटिव बता दिया। मैंने उल्लंघन कहाँ पर हुआ, मतलब इनके जो SC ST के लिए अलग से जो प्रोविज़न है वहाँ पे उल्लंघन हुआ है। इनके अंदर हिंसा, देखिए बाध्य करना, हिंसा करना, और मतलब गैर आदिवासी को तो परमिशन दे दी भूमि दोहन के लिए और उनको नहीं दी, तो ये भी उनके लिए उन पे मतलब एक तरह का अत्याचार ही हुआ। तो यहाँ पर ABC जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के अंतर्गत निम्नलिखित घटनाओं को उल्लंघन के रूप में बताया गया है। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, उनके परिसरों में कंकाल तथा अन्य दूषित वस्तुएं जमा करना, पेयजल के स्रोतों को प्रदूषित करना, सार्वजनिक स्थलों पर नंगा करके घुमाना, ये सारे के सारे गलत चीजें हैं। यदि इनमें ये चीजें होती हैं तो फिर वो SC ST एक्ट होता है इनके लिए, वो लग जाता है इसमें। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चयन करके जो है कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश कई गुना बढ़ गया, इससे स्कूल छोड़ने की जो दर है उनमें कमी आई है। तो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर सही हैं। मिड डे मील के कारण क्या क्या हुआ है, बच्चे सारे एक साथ खाते हैं। कई जगह पर दलित महिलाओं को रखा गया है, उससे भी समाज में कहीं ना कहीं इक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, प्रवेश बच्चों का जो एडमिशन है वो ज़्यादा हुए हैं, अब स्कूल बच्चे कम छोड़ रहे हैं। तो सारे के सारे पॉइंट जो है यहाँ पर मिड डे मील के लिए सही दिए गए हैं। देखिए मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना, मतलब केंद्र शासन मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिसको जो है 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला है और ये बेनिफिट हुए हैं। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों पर दलित महिलाओं को खाना बनाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की जो दर है उसमें कमी आई है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो सही हैं, ABC।
निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता, मतलब कहाँ पर स्वतंत्र है न्यायिक व्यवस्था जो है। देखिए यहाँ पर डी है इसका, ए बी सी यहाँ पर सही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निम्न रूप से सुनिश्चित किया गया है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। ये सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में ही इनको हटाया जा सकता है। सामान्यतः न्यायाधीशों के आचरण पर संसद चर्चा नहीं कर सकती। इनके आचरण पर तभी चर्चा की जाती है जब वह हटाने के प्रस्ताव, मतलब जब महाभियोग चला जाता है तभी उनके ऊपर जो है बात की जा सकती है। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभावित कारण है कार्यालय काम का अतिमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा। घरेलू काम के इस लिंग आधारित अवमूल्यन का मतलब है कि भले ही ऐसा काम जो भुगतान के आधार पर किया जाता है इसे उस काम के साथ जोड़ दिया जाता है जो अन्यथा परिवार में महिलाओं द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिलाओं द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण घरेलू काम का अवमूल्यन है। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अन्य अधिकारों को भी अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का दर्जा दिया है। 21 के अंदर क्या क्या देखिए, ये भी मूल अधिकार है, भोजन का अधिकार है, निजता का अधिकार है, प्रदूषण मुक्त जल या वायु का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शयन का अधिकार, ये भी सारे क्या हैं, मूल अधिकार के अंदर ही आते हैं और आर्टिकल 21 के अंदर जो है इनका जिक्र है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प की पहचान हमें करनी है। मतलब भारत की जो धर्मनिरपेक्षता वो अमेरिका से अलग है, इसकी पहचान कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कर रहा है। पहला है, अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए डी है, मतलब ए और बी यहाँ पर सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से अलग है। अमेरिका में राज्य जो है धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामले में, देखिए अमेरिका में होता है क्या, धर्म और राज्य है, इन दोनों के मामले में कोई भी एक दूसरे से हस्तक्षेप नहीं करता। भारत में ऐसा करा जाता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। जो माइनॉरिटी है उनके अधिकारों का वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसके लिए कोई स्पेशल प्रावधान हो। फिर है, अमेरिका धार्मिक और राज्य के मामले में पृथक्करण रखता है जबकि भारत नहीं रखता है। आगे देखते हैं, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। इसका मतलब क्या है?
सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति के साथ नस्ल, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही है वैसे तो इसका। असमानताएं समाप्त हो गई है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर गौरव में सुनिश्चित करता है। तो देखिए यहाँ पर कई पॉइंट निकलेंगे फिर इससे तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। पहला है देखिए इसका, अब पहले का मतलब क्या है, एक मिनट। पहले का मतलब है ABD, ये असमानताएं। अब इससे क्यों असमानताएं खत्म थोड़ी ना हुई है। देखिए ये AB और D सही है, इसके लिए 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। भाई कानून की दृष्टि से समान का मतलब है जितने भी नागरिक हैं उनको सामाजिक आर्थिक स्तर पर समान कानून, सभी के लिए समान कानून है उसका पालन करना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। B वाला भी ठीक है। और समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष मतलब कोई पक्षपात नहीं होगा और गौरवपूर्ण जीवन जो है वो सुनिश्चित करता है। देखिए सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, इसका अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अपेक्षा कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरव में जीवन सुनिश्चित करता है। आगे मैच द फॉलोइंग का है। एक तरफ काम दिए गए हैं, दूसरी तरफ रोजगार के प्रकार दिए गए हैं। राजमिस्त्री है, घरेलू कामगार है, सब्जी विक्रेता है, दुकान में सुपरवाइजर है, दिहाड़ी मजदूर है, अनियमित मजदूर है, स्वरोजगार है, व्यवसायी है। तो देखिए जो व्यवसायी तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सब्जी बेचना एक व्यवसाय है या नहीं है? अब देखिए अपना रोजगार कौन सा है? अपना रोजगार तो भाई अनियमित मजदूर कौन सा है, एक बार नीचे देख लेते हैं। कोई नहीं, सेम से ही है इसमें भी यार। जो चिनाई वाला मिस्त्री होता है दिहाड़ी मजदूर होता है, घरेलू वाला अनियमित होता है, सब्जी वाला स्वरोजगार है और ये नौकरी पेशा है। आज जिसकी सब्जी की दुकान में है वो स्वरोजगार हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लेना आप लोग, इसका B मिल जाएगा। ABC। अच्छा मतलब यहाँ पर कौन कौन सा सही सुमेलित है? तो 3 है, राजमिस्त्री दिहाड़ी पे होता है और घरेलू कामगार अनियमित होता है, ये सब्जी वाला खुद का रोजगार होता है, ये गलत है इसमें। तो बिजनेसमैन नहीं होता, ये नौकरी पेशा है इसमें। यहाँ पर आगे देखते हैं, चलिए। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि। देखिए मतलब हुआ क्या है, जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ भागे हैं। शहरों में क्या हुआ है, औद्योगिक स्थलों के निकट, अब जहाँ पे शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर गंदगी वगैरह मतलब स्लम एरिया बढ़े हैं। इसके पीछे कारण बताना, क्या कारण है इसके पीछे? पहला है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति है, दूसरा है ग्रामीण कामगारों का बाजार में विघटन है, तीसरा है घटी हुई कृषि उत्पादकता है, चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या है। तो देखिए इसका D है। A और B यहाँ पर 2 जो है बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में क्या हुआ है, अधोगति हुई है, और ग्रामीण कामगार का जो है बाजारों में विघटन, मतलब गाँव में जो काम करने वाले हैं वो बाजार में आ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि दी गई है। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति तथा ग्रामीण कामगार का बाजार में विघटन है। तो यहाँ पर A और B सही है।
निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? यहाँ पर 4 सर्विसेज दी गई हैं। पुलिस सर्विस है, जुडिशियल है, एजुकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, जो कि सार्वजनिक है। पुलिस और कोर्ट ये तो सभी को पता है, ठीक है। और इसमें फिर जो एजुकेशन है वो भी सार्वजनिक है, सरकारी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला इसमें तो नहीं आएगा, फिर इसका ABC हो जाएगा। सार्वजनिक सेवा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, शैक्षिक सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं हैं, जबकि निर्माण सेवाएं निजी सेवा है। मतलब आपको घर बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो सरकार थोड़ी ना करा के देगी। 1883 में इल्बर्ट बिल को लागू करने पर विरोध हुआ। इल्बर्ट बिल क्या था देखिए। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। B है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। इसका देखिए B और C सही है। यहाँ पर वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में वर्ष 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका यूरोपीय द्वारा व्यापक स्तर पर, देखिए ये एक ऐसा बिल था जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया था, मतलब जो यूरोपियन थे उन्होंने ही करा था। फलस्वरूप इसको फिर वापस भी ले लिया गया था। इस बिल के द्वारा देखिए भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों में शामिल कर दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे। इस बिल ने भारतीय और अंग्रेजों न्यायाधीशों के बीच समानता, मतलब ये एक ऐसा बिल था जो भारतीय न्यायाधीश और अंग्रेज न्यायाधीश उनके बीच समानता लाने के लिए था। स्वतंत्र भारत के संबंध में कथन दिए गए हैं। यहाँ पर कथन है और उसके पीछे कारण है। कथन है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। आगे इसका कारण है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। इसका आंसर जो है वो A है। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन वास्तविकता में कुछ औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है, क्योंकि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। जो कथन A है और कारण R है, दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। नीचे 2 कथन A और B खिलाफत आंदोलन के बारे में दिए गए हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर A सही है, B गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन किया गया था। इसके फलस्वरूप 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान या खलीफा पर सख्त संधि थोप दी थी। भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को आध्यात्मिक नेता को खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया मुसलमानों ने कि तुर्क साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक ये चला था। तो यहाँ पर केवल पहला सही है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर जो है ज़बरदस्ती जो है वो संधि थोप दी थी। आगे है अभिकथन है और उसके पीछे कारण है। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन के निवेश में लगे। इसके पीछे कारण है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान के मालिक जो है वो बन गए।
तो देखिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नील का व्यापार जैसे जैसे बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील के उत्पादन में इन्वेस्टमेंट ये करने लगे। इससे होने वाले अधिक लाभ से फिर अट्रैक्ट हो गए बहुत सारे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग जो है भारत में आए और यहाँ पर बागों के मालिक भी बन गए। दोनों के दोनों कथन जो है मतलब यहाँ पर कथन करण जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की जैसा। यही सही है, बी वाला। आगे देखते हैं पढ़ के। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उपदेशों का मानना, ये भी यहाँ पर जो है सही दिया गया है। क्या है देखिए, नहीं जरूरी तो किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। देखिए बुद्ध के उपदेश देखते हैं यहाँ पर, ये और भी सही है इसमें। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं इसके कारण है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। हमारे कष्ट ये पिछले जन्मों का परिणाम, ये भी सही है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म हो गया। आजीविका सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि। ये है मतलब बुद्ध के उपदेश। तो देखिए खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना, पालन करना आवश्यक है। ये चीज़ जो है उपदेश में नहीं है। ये है कि भाई कष्ट और जो दुख है लालसा इच्छाओं के कारण है, और जो ये दुख और कष्ट है ये हमारे पिछले जन्म के कारण होते हैं। आगे है 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों को में क्या परिवर्तन जो है आए। देखिए आधिकारिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। एजेंट ने पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ए और डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की मांग में तेजी आई। उससे क्या हुआ, जो भारतीय बुनकर हुए उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। अधिकाधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या करा, कताई, धुलाई और रंगाई का काम जो है अपना लिया। एजेंट ने पैसा लेकर काम करने की नई प्रणाली जो है अपनाई। ये भी यहाँ पर सही है। तो इसमें ए और डी सही है। जो बी और सी हैं ये यहाँ पर गलत है कि शिल्पकारों में कामकाज की स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, ये चीज़ गलत है। और डिजाइन वगैरह में बहुलता या क्रिएटिविटी है, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो देखिए भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज सुधारकों को। ज्योतिराव फूले ने 1873 में गुलामगिरी पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित थी। इनकी अन्य किताबें तृतीय रतन, पोवाड़ा, सक्ता राचच आसूद है। कथनों पर विचार करना है। देखिए 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक, 19वीं सदी का मतलब 1800 और दूसरा अर्ध हो जाएगा मतलब 50 के बाद, गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। बी है यहाँ पर, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं और इसकी सही एक्सप्लेनेशन ये बी वाला करता है। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी
लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो ए और बी दोनों सही हैं और बी जो है का सही उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? बेगम अनीस किदवई, मुमताज़ अली, हजारा बीवी, इस्माइल बेगम, रुकैया, सखावत हुसैन। मुमताज़ अली एक समाज सुधारक और नारीवादित थी, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क करने के लिए कुरान के छंदों की पुनर्व्याख्या की। मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है? वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसीलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वे इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। इसका करेक्ट आंसर ए रहेगा। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं प्रत्येक नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया है? देखिए, इल्तुतमिश की बेटी रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 तक था। मिनहाज ए सिराज। इतिहासकार का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। यहाँ पे देखिए केवल ए सही है। 12वीं शताब्दी में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अंतर्गत मेहराबों का प्रयोग किया गया। इनका निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर केवल ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से औजार मिले हैं? ये मिले हैं हुनसंगी से। कर्नाटक में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल था। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे, यहाँ अधिकांश औजार चूने पत्थर के बनाए गए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बनता है, ये बचता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? आखेटों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का हाफ या 1/2 निर्धारित होता था। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? हाफ वाला सही नहीं है। महाजनपदों के पास विशाल किले थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से टैक्सें वसूलते थे। फसल पर 1/6 था। कारीगरों के ऊपर भी कर था।
पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर टैक्स देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल की वस्तुओं पर टैक्स देना पड़ता था। तो इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश शुरू हो जाती है। देखिए इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं सोशल स्टडीज के 2023 का ये पेपर है। नीचे यहाँ पर देखिए इसकी पूरी डिटेल हमें नीचे मिल जाएगी। सीटेट सोशल साइंस एग्ज़ाम है ये 20/8/2023 का। यदि देखिए इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस आता है, अच्छे व्यू आते हैं, तो इसके बाद हम लोग 2022 का एक पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर डालिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।